हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद स्टूडेंट फॉर यू। मैं डॉक्टर वर्मा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थाइमस ग्लैंड एंड दिस इज थर्ड ग्लैंड वी आर टीचिंग इन दिस प्लेटफॉर्म एंड इट हैव मेरे पास जो नोट्स है वो काफ़ी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप किसी भी क्लिनिकल या ओपीडी में बैठे हुए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप थाइमस ग्लैंड की जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है प्लस एनाटॉमी, इन चीज़ों को आप साथ में समझ सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स वी कैन कवर दिस। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो डाउट है वो डाउट उस कमेंट बॉक्स में जाके लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो मैं उसका जो है कि यदि मेरे पास आंसर होगा तो मैं आपको बिल्कुल ही फ्री तरीके से दूंगा। तो टुडे वे थाइमस ग्लैंड, द थाइमस तो दिस इज द ग्लैंड। थाइमस इज अ पिंक एंड लोबुलेटेड एंड लिम्फोइड ऑर्गन। यदि टोटली यहाँ पर समझे तो देयर इज अ लार्ज ऑफ lymphoid in this organs. If we go in the respiratory system, यदि हम जाके जब पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, लंग्स में पढ़ते हैं, ट्रेकिया पढ़ते हैं और लेरिंग्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कितने तरीके के लिम्फेटिक नोड्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यह एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, लिम्फोइड ऑर्गन होता है। जैसे कि हम इससे कोरिलेट करके मैं बताता हूँ आपको। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी एक लिम्फोइड ऑर्गन से, वहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और कुछ नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ अ पिंक इन कलर एंड कैसा होता है, पिंक होता है कलर में, और ये लोबुलेटेड होता है। ठीक है, थाइमस की यदि हम बात करें, इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरैक कैविटी एंड नेक। ये इतना इतना थोरैक कैविटी में आता है, फिर एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाता है, तो ये थोरैक कैविटी में होता है। सेकेंड पॉइंट अपने को लिखना है कि वो नेक के नीचे बिलो हो सकता है। कितनी चीज़ें लिखना, पहले वो पिंक होती है, लोबुलेटेड होता है, लिम्फोइड होता है, थोरैक कैविटी में प्रेजेंट होता है, नेक होता है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। वही मैंने बोला, बिलो मतलब नीचे, लोअर पार्ट ऑफ द नेक यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड इट इज़ वेल डिफाइंड एट द बर्थ, कंटिन्यूज टू ग्रो अप टू द प्यूबर्टी एंड देयर आफ्टर अंडरग्रो द ग्रेजुअल एट्रोपी और रिप्लेसमेंट बाय फैट। देन क्या होता है, यदि हम बच्चे में यदि हम बात करें तो बहुत वेल डेवलप्ड एट कंटिन्यू, मतलब जैसे जैसे आप एडल्टहुड में आओगे, जैसे बढ़ते रहते हो कि इसकी जो साइज होती है बढ़ती रहती है। देन ये क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन होता है, तो इसमें जो फैट प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगता है, एट्रोपी भी हो सकती है उसकी। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व्ड एंड डेवलप्डमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा, एज इन द कोरोना वायरस यदि हम समझें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थाइमस से जो सिक्रीशन होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली होते हैं, क्योंकि दिस इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ब्लड में यदि होंगे तो हमारे ब्लड से जो अब हम अभी हम प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी हमारे एक्टिवेट करेगा। तो कितनी चीज़ें पड़ रही, एक पिंकिश लिम्फोइड ऑर्गन होता है, देन थोरैक और कैविटी में प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड करता है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक से एक्सटेंड करता है, और बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ एन बायलोब्ड स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ टू पिरामिड स्लोप ऑफ अनइक्वल साइज विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ एरियोलर टिश्यू। ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है, दो लोब्स में यदि हम इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, टू पिरामिडल लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज, मतलब कैसी भी साइज हो सकती है उसकी, या तो वो छोटा हो सकता है या वो बड़ा हो सकता है, कैसी भी साइज हो सकती है, एज यू कैन सी देयर thymus की। एंड इस लोब इज डेवलप्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द थर्ड फेरेंजियल पाउच। मतलब यहाँ पर देखो, पीछे की साइड जो होते हैं दो पाउच प्रेजेंट होते हैं, एक थर्ड पाउच एक फोर्थ पाउच। जो थर्ड पाउच जब होगा उसको थर्ड फेरेंजियल पाउच या थर्ड फेरेंजियल लोब बोलेंगे, एक फोर्थ फिफ्थ से हो तो फिफ्थ बोलेंगे। इस ऐसे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। तो each lobe developed from the endoderm of the third pharyngeal pouch and lies on the pericardium and the great vessels of the superior mediastinum and the trachea। और कहाँ पर होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर एक साइड हार्ट भी आ जाएगा तो उसकी कवरिंग भी आ जाएगी, पर
साथ ही साथ जो गेट वेसल्स हो से यहाँ से निकलती है वो भी आ जाएंगी। सुपीरियर मीडियास्टिनम, क्योंकि यहाँ तक जो अपनी स्टर्नम होती है तो यहाँ पर सुपीरियर मीडियास्टिनम भी हो जाती है और ट्रेकिया भी यहीं से निकल रहा है, तो सारी चीज़ों के ऊपर वो लाइज होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसका वेट, जो बर्थ, यदि हम बात करते हैं बाय बर्थ, ये क्या होता है 10 से 15 ग्राम होता है। जब बढ़ता रहता है, वही हमने सोचा कि जब बढ़ता रहता है तो वो 30 से 40 हो जाता है, पर बढ़ने के बाद में एक टाइम बाद ये फैटी, जो फैट प्रेजेंट होता है लिम्फोइड ऑर्गन होने के कारण इसके अंदर फैट होते हैं, तो फैट क्या होते हैं धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं, तो 10 ग्राम तक आ जाता है। आफ्टर द प्यूबरिटी इट बिकम इन इनऑक्सियस ड्यू टू द रिप्लेसमेंट बाय द फैट, क्योंकि वहाँ पर जो फैट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। लिम्फोइड है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, यहाँ पर लिम्फ आ रहा ना, तो लिम्फो से कोरिलेट करें तो लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब ये इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो इट इज़ इंटरनल थोरिक आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंटरनल थोरिक आर्टरी जो होती है वो जो हमारे थोरिक कैविटी है उसको भी सप्लाई करती है पूरे पूरे को, और जो हमारे जो था इंफीरियर थायराइड आर्टरी तो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। सेम यहाँ पर जो होती है मेन ब्लड वेन वेसल जो होती है लेफ्ट में ब्रैंकियल इंटरनल थोरिक एंड इंफीरियर थायराइड वेन, तो मतलब दो तो यहीं से याद हो गई, इसमें वेन जोड़ना है बस आपको, प्लस यहाँ पर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक याद हो जाता है तो लिख लें, नहीं तो ये दो और ये दो करके पूरा ख़त्म कर सकते हो पॉइंट। नर्व सप्लाई की बात करते हो, वासोमोटर नर्व सप्लाई आर डिराइव फ्रॉम दी सेटेलाइट गैंग्लियंस। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसा नर्व सप्लाई वहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो मेन फंक्शन इसका होता है इम्यून सिस्टम का, बस उसी को डिस्क्राइब करना है कि इट कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट है इट कंट्रोल दी लिम्फोफाइसिस, ठीक है। क्या होती है लिम्फोफाइसिस एंड मेंटेन अ इफेक्टिव अमाउंट ऑफ द लिम्फोसाइट्स पोटेंट टू रिएक्ट टू इन्यूमरेबल एंटीजेनेटिक स्टिमुलेट। तो इसका मतलब होता है कि ये कंट्रोल करता है लिम्फोफाइसिस को, ठीक है। लिम्फोफाइसिस, फाइसिस मतलब क्या होता है, फाइसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना, लिम्फोफाइसिस मतलब लिम्फ का प्रोडक्शन होना, तो उसको कंट्रोल करता है क्योंकि लिम्फोइड ऑर्गन है। फिर से मैं आपको बता दूँ, दिस इज एन लिम्फोइड ऑर्गन मेंटेन द इफेक्टिव ऑन द लिम्फोसाइट, वही क्योंकि लिम्फो का प्रोडक्शन करेगा तो उसको कंटेन करके रखेगा, ठीक है। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ पेरीफेरल लिम्फोइड टिश्यू। सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ आपकी कि इट कंट्रोल्स, ध्यान से सुनिएगा कि इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ पेरीफेरल लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द नीनियोटल पीरियड। मतलब यह क्या होता है जब बहुत बहुत ज़्यादा है ना, जब बॉडी का नैनोटल पीरियड चलता रहता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने का काम करता है, ठीक है। द मेडुलरी इपिथेलियम सेल्स ऑफ द थाइमस आर थॉट टू बी सिक्रीट, मतलब कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पर जो होगी वो सिक्रीशन होगी, तो वो यहाँ पर होगी लिम्फोपोएटिन विच स्टिमुलेट द लिम्फोसाइट प्रोडक्शन बोथ इन कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस एंड पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहाँ पर देखो इसकी जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो हिस्टोलॉजी इतनी डीप हम तो पढ़ना नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हाँ इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि हम सुप्रालिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स और मेडुला आता है, जैसे कॉर्टेक्स और पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल ऑर्गन्स होती है, कॉर्टेक्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स को। एंड कॉम्प्लेक्स बी पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स इंड्यूसर फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए न्यू लिम्फोसाइट कॉम्पेटेंट टू रिएक्ट टू एंटीजेनिक, वही हमने ऊपर पढ़ा था, ये यहाँ पर पढ़ा था हमने, रिएक्टेड टू द न्यूमरेबल एंटीजेनिक रिएक्शन, वही हमको यहाँ पर कॉपी करना है इसमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग द न्यू लिम्फोसाइट्स, क्योंकि कोई ऐसा होगा कि मेमोरी ग्लैंड उसको एक बार पढ़ लेगी कि हाँ ये चीज़ एक बार आ चुकी है, और फिर उसके बाद मेमोरी जो सॉरी मेमोरी ग्लैंड नहीं, मेमोरी जो हमारी सेल्स होती है ना, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स में, वो इसको एक बार सिक्योर कर लेते कि एक बार आ चुका है वायरस, अगली बार आएगा तो हम इसके लिए डबल जो है कि हाइपर टी सेल जो साइटोटॉक्सिक सेल है उसको बना के रखेंगे, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम जानते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बीएमएस हो, एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी हो, उसके लिए क्लिनिकल एनाटॉमी बेस्ट होती है कि किस चीज़ से उसको समझ सकते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड में हुआ क्या है। पहले तो क्या होगा कि लिम्फोइड ऑर्गन्स यदि ख़त्म हो चुका है तो उसका
इम्यून सिस्टम बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा, ये आप जनरली समझ सकते हैं क्योंकि ये लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, involution of the thymus is increased by a hypertrophy of adrenal cortex, injection of the cortisone और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाइपरट्रोफी यदि हुई ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कोर्टिसोन है ऑफ एंडोजेनिक हार्मोन से, वो हमको इंजेक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा। क्यों? हाइपरट्रोफी मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा हो गई तो इनका इंजेक्शन देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दिस द इन्वोल्यूशन ऑफ द डिलेड इन द कास्ट्रेशन एंड्रेक्टोमी, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका डिलेड बाय द कैस्ट्रेक्शन ऑफ एंड्रोलोस, तो हमें इतना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको। सेकेंड पॉइंट, द थाइमिक हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लाजिया, ठीक है, हाइपरप्लाजिया एंड द ट्यूमर आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द एथाइनिया ग्रेविस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव फैटिगिलिटी ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू करने की चीज़ है, हाइपरप्लाजिया, थाइमिक हाइपरप्लाजिया प्लस ग्रेव डिसीज़। ग्रेव डिसीज़ आप गूगल पे जाइए, ग्रेव डिसीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन पढ़ जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेव डिसीज़ होती क्या है, ग्रेव डिसीज़ क्या होती है, उसके अंदर हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है उसके अंदर थोड़ा सा ट्यूमर बन सकते हैं, हाइपरप्लाजिया हो सकता है, ठीक है। थाइमिक ट्यूमर में प्रेस द ट्रिकिया, esophagus and large basal neck causes the horniness in the found, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिकरेंट फेरेंशियल नॉस होती है, लेरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, इसोफेगस होती है, सारी चीज़ें इसके जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। और यदि ये बड़ी हो गई साइज़ में, तो कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो मतलब कोई मोटा आदमी आया और साइड में जैसे दो बच्चे बैठे हुए एक बेंच पे, यदि कोई मोटा है और कोई पतला है, वो एक उठ के चले गया पतले में, पतला में एक उठ के चले गया, दूसरा मोटा आ गया, तो फिर एडजस्टमेंट कहाँ होगा, दोनों मोटे हैं तो फिर किसी को तो हटना पड़ेगा ना। उसी में हॉर्नेस ऑफ माउंट हो सकती है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकती है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंड्यूस कर सकते हैं। वो बोलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कफ फीवर हुआ एकदम ट्रेकिया दुख रहा, तो वो नहीं बोला, वो बोलेगा कि मुझको कुछ लग रहा है। इम्यून सिस्टम के साथ में यदि उसकी हॉर्नेस ऑफ माउंट हुई, या फिर कोई क्लिनिक में आया और उसने बोला कि हाँ मेरे को यहाँ पर मोटा लग रहा है, फील हो रहा है कि यार बड़ा हुआ है, आप फील कर सकते हो उसको यदि वो उसकी साइज़ यदि बड़ी हुई है तो। Individual with absent or aplastic thymus has susceptible to recurrent infection due to the underdeveloped immune system। वही आपको लिखना है कि इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्पीडली इम्यून सिस्टम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो दिस इज़ अबाउट टूडेज क्लास। इन दिस ट्यूटोरियल we will discuss about the thymus gland, and next we are going to teach read about the pituitary gland। so अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट हो तो कमेंट करके स्किप करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो एंड बी सपोर्ट। we have to complete the more subscriber and more viewers, more and more. Thank you very much.